रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोगों के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों कहें तो एक बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता के लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, खासकर माँ हो या फिर पिता, दोनों ही अपने बच्चे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। और दोस्तों बच्चा भी जब 5 साल का मासूम सा क्यूट बच्चा हो, एक लड़की जो 5 साल की उम्र है जिसकी, बहुत ही ज़्यादा खुशहाल, बहुत ही ज़्यादा चंचल, बहुत ही ज़्यादा कोमल ये लड़की है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में इस लड़की के साथ में जो इसके माता पिता की तरफ से जो किया जाता है, यकीनन दोस्तों जब आप लोग इस पूरी कहानी को सुनेंगे तो आप लोग अपने दांतों तले उंगलियां चबा लेंगे। और दोस्तों जिस तरीके से इस कहानी के अंदर पुलिस ने जब तफ्तीश की और जो ट्विस्ट एंड टर्न्स इस कहानी के अंदर आए, जो पहले कातिल था अब वो कातिल नहीं रहा बल्कि कातिल अब दूसरा व्यक्ति बन चुका था। और जब इस पूरे केस का खुलासा होता है तो लोग वाकई हैरान भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। तो दोस्तों ये पूरी कहानी मैं आप लोग को सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा, लेकिन आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन रहता है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे चैनल पर जो भी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं उनकी रेगुलर बेसिस पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और आप लोग हमारे चैनल पर जो क्राइम स्टोरीज़ आती हैं उनसे अप टू डेट रह सकें। तो चलते हैं दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल दोस्तों बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। और इसी लखनऊ के अंदर एक थाना लगता है कैसरबाग थाना। और इसी कैसरबाग थाने में 14 जुलाई साल 2025 को जो पुलिसकर्मी थे वो सब सुबह सुबह अपने कामों पर लगे हुए थे। कोई फाइल चेक कर रहा था, तो कोई अपना और काम कर रहा था, तो कोई दूसरा काम कर रहा था। लेकिन इसी 14 जुलाई साल 2025 को अचानक से इस कैसरबाग पुलिस थाने की जो मोबाइल होता है उसकी घंटी बजती है, जो फ़ोन होता है। अब जैसे ही फ़ोन को उठाया जाता है तो सामने से एक महिला बोल रही होती है। उसकी आवाज़ में लड़खड़ाहट थी, घबराहट उसकी आवाज़ से साफ दिखाई पड़ रही थी। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि जैसे मानो कोई महिला कितनी ज़्यादा परेशान है, और उसकी आवाज़ रोने जैसी थी। वो महिला कहती है कि साहब मैं रोशनी खान बात कर रही हूँ। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि रोशनी खान बताइए क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। तो रोशनी खान कहती है कि साहब मेरी एक 5 साल की मासूम सी फूल सी बच्ची थी, लेकिन मेरा जो पति था वो मुझे और मेरी बच्ची को एक आंख नहीं सुहाता था। जब से मेरी बच्ची की पैदाइश हुई थी, जब से वो व्यक्ति हमेशा मेरी बच्ची को दुश्मन की नज़र से देखा करता था। यानी मेरा ही पति मेरी ही बच्ची का दुश्मन बना पड़ा था, क्योंकि उसको बेटा चाहिए था शायद, इसलिए वो मेरी बच्ची का दुश्मन बना पड़ा था। और आज साहब जब मैं बाहर से घर आई तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची जो है वो घर के अंदर ही मृत पड़ी हुई है। अब चूंकि जिस फ्लैट में हम रहा करते थे तो 4 मंजिल हमारा फ्लैट है, 4थी मंजिल पे हमारा फ्लैट है। और साहब सीढ़ियों जो गेट है वो मेन गेट तो बंद था, लेकिन ये जो मेरा पति शाहरुख खान था ये सीढ़ियों से और लिफ्ट के सहारे से पीछे से लटक कर चढ़ के आता है और उसके बाद में फ्लैट के अंदर घुसकर विंडो से ये मेरी मासूम सी फूल सी बच्ची की हत्या कर देता है। साहब आप जल्दी आइए, मेरी बच्ची की जो डेड बॉडी है वो घर में ही पड़ी हुई है, और आप इस दरिंदे को गिरफ्तार करिए और इसको फांसी की सज़ा दीजिए। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है कि एक बाप ने अपनी मासूम सी फूल सी बच्ची का कत्ल कर दिया है, पुलिस भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है और तुरंत बताए हुए एड्रेस पर पहुंचती है। दोस्तों जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो उस घर के अंदर, जब पुलिस उस फ्लैट के अंदर पहुंचती है, वहां पर जाने के बाद में देखती क्या है कि इस बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उसके मुंह से शायद खून निकला है। डेड बॉडी की हालत देखने के बाद में ऐसी लग रही है कि शायद डेड बॉडी हल्की हल्की सड़ने लगी है। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे यहाँ पर तो कुछ नहीं कहते, उसके बाद में डेड बॉडी का एक तरीके से पंचनामा करते हैं और उसके बाद में इस डेड बॉडी को सीधा सीधा पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब इधर डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी गई थी और इधर पुलिस वाले जो थे वो इस पूरे केस को सुलझाने के लिए पूछताछ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो महिला रोशनी नाज थी, रोशनी उर्फ नाज, इसका नाम रोशनी खान भी था, ये महिला से पूछताछ की जाती है। तो ये महिला बताती है कि साहब जैसा जैसे मैंने आप लोग को बताया वही बात है। जब से मेरी बच्ची की पैदाइश हुई थी तो जो मेरा पति है वो मेरी बच्ची को बहुत ज़्यादा नफ़रत की निगाह से देखा करता था, और इसी नफ़रत में आकर उसने मेरी बच्ची का कत्ल कर दिया है। लिहाजा पुलिस वाले जो थे उसी फ्लैट पर एक नोटिस चिपकाते हैं और शाहरुख खान को इस पूरे हत्या के मामले में पुलिस थाने में हाजिर होने के लिए बोलते हैं। लेकिन दोस्तों जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कुछ और ही खुलासा होता है। दरअसल रोशनी खान ने बताया था कि ये जो लड़की थी, जो इसकी बच्ची थी, उसका कत्ल किया गया है कल रात में,
लेकिन जो डेड बॉडी थी वो देखने से ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 से 2 दिन पुरानी थी और पोस्टमार्टम और प्री मोर्टम में भी यही आया। लिहाजा पुलिस वालों को भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि जो रोशनी खान है ये पुलिस से अपनी बच्ची के कत्ल के बारे में कुछ ना कुछ छुपा रही है। ये कुछ तो ऐसा है जो पुलिस को बताना नहीं चाहती है, लेकिन पुलिस फिर भी इस रोशनी खान से कुछ भी नहीं पूछती है। अब पुलिस वाले जो थे, जो मुजरिम था शाहरुख खान पिता, उसको अरेस्ट करने के लिए उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। अब दोस्तों पुलिस जब शाहरुख खान के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है, सबसे पहले शाहरुख खान को ये देखने की कोशिश करती है कि शाहरुख खान इस पूरे मामले में दोषी है भी या फिर नहीं। अब दोस्तों जब शाहरुख खान की मोबाइल की लोकेशन वगैरह, लास्ट लोकेशन, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं तो पता चलता है कि पिछले 2 दिन से शाहरुख खान जो है वो इस बस्ती की तरफ आया ही नहीं। उसकी जो लोकेशन है ये तो कहीं और की बता रही है। लेकिन इससे भी बड़ी हैरानी की बात पुलिस को ये पता चलती है कि अब से तकरीबन 2 महीने पहले की बात है। शाहरुख खान का अचानक से एक एक्सीडेंट में पैर टूट गया था। जब पैर टूटा तो ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन करने के बाद में उसके पैर के अंदर रॉड भी डाली गई है, यानी शाहरुख खान जो है वो अभी डंडे के सहारे से चलता है। अब ऐसे में इधर ये जो महिला है जिसका नाम रोशनी खान है, ये बता रही है उसका पति जो है जिसका नाम शाहरुख खान है, वो सीढ़ियों के रास्ते से लटक कर किसी तरीके से उधर विंडो के सहारे से 4थी मंजिल पर घुसा। 4थी मंजिल पे फ्लैट है, उसके अंदर खिड़की से घुसा, उसके बाद में हत्या की और उसके बाद में लटक कर कूद कर फरार हो गया। अब ये चीज़ें कैसे पॉसिबल थी कि एक व्यक्ति जिसका पैर टूटा हुआ है, जो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, उसकी लास्ट लोकेशन भी इस एरिया की नहीं दिखा रही है, तो वो व्यक्ति आखिरकार अपनी बच्ची का कत्ल क्यों करेगा। लिहाजा पुलिस वाले जो थे अब यहाँ पर पूछताछ करते हैं कि इस रोशनी खान के साथ में कौन रहता है कौन नहीं रहता है। तो पुलिस को ये भी पता चलता है कि रोशनी खान यहाँ पर अपने एक दोस्त के साथ में लिव इन में रह रही है और इस दोस्त का नाम है उदित जायसवाल। अब लिहाजा जो पुलिस थी इस रोशनी खान और ये जो उदित जायसवाल था, इन दोनों को पुलिस थाने बुलाती है। अब इन दोनों को पुलिस थाने बुलाने के बाद में इन दोनों से पूछताछ की जाती है। इन दोनों से पूछा जाता है कि तुम जो कहानी सुना रहे हो वो कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक है, क्योंकि तुम्हारी कहानी सुनाने में, तुम्हारी प्लानिंग करने में शायद चीज़ें तुम्हारे हिसाब से हो, लेकिन पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो अपने हिसाब से करती है। पुलिस के दिमाग तक कभी कातिल पहुंच ही नहीं पाता और इसीलिए जितने भी क्राइम होते हैं वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि जितने भी क्राइम जो करने वाले व्यक्ति होते हैं वो किसी न किसी क्राइम को देखकर और उसकी प्लानिंग करते हैं और ये नहीं देखते कि वो जो क्राइम हुआ था वो भी खुला था और वो भी पुलिस नहीं खोला था। लिहाजा पुलिस वाले अब रोशनी खान और उदित जायसवाल इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं और जब इन दोनों के ऊपर सख्ती दिखाते हैं दोस्तों, तो ये जो पूरी कहानी थी ये निकल कर सामने आती है और उसके बाद में रोशनी खान एक ऐसी कहानी सुनाती है जो पूरी तरीके से ममता को तार तार कर देती है कि आखिरकार कोई माँ अपनी बच्ची के लिए ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों कहा जाता है कि माँ के कदमों के तले जन्नत होती है। स्वर्ग और नरक में अगर किसी को जाना है तो वो अपनी माँ की और अपने पिता की एक तरीके से खिदमत कर ले, और अगर कोई इंसान अपने माता पिता को सताता है तो फिर उसके लिए नरक के दरवाजे खुले हैं। लेकिन यहाँ पर जो माँ है उसने अपनी इस बच्ची के साथ में जो किया वो इतना ज़्यादा भयावह था कि इसकी कल्पना तो किसी ने भी नहीं की थी। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है अब से तकरीबन 10 साल पहले से। ये जो शाहरुख खान था एक डांस क्लब में जाता है और वहीं पर बार डांसर थी ये लड़की रोशनी खान। जब रोशनी खान को ये डांस करते हुए उस क्लब के अंदर देखता है तो रोशनी खान देखने में तो खूबसूरत थी, अमूमन डांस क्लब में जो लड़कियां होती हैं वो खूबसूरत ही होती हैं। तो जब रोशनी खान को ये जो शाहरुख खान देखता है तो एकदम से उसकी तरफ एकदम से आकर्षित हो जाता है। अब ये किसी तरीके से रोशनी खान से बातचीत करने की कोशिश करता है, इन दोनों में बातचीत होती है। पहले तो दोस्ती होती है, लेकिन दोस्तों उसके बाद में इनकी जो दोस्ती होती है ये प्यार में बदल जाती है। अब शाहरुख खान इस बारे में शायद अपने पिता, या फिर पिता तो उसके थे नहीं, अपनी माँ, अपने भाई और अपनी दोनों बहनों से जिक्र भी करता है और उसके बाद में शाहरुख खान जो था इस लड़की रोशनी खान के साथ में शादी कर लेता है। अब शादी होने के बाद में ये दोनों, रोशनी खान और ये जो शाहरुख खान था, ये दोनों अपनी बेहतर ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। शादी का थोड़ा सा समय गुजरता है, लेकिन इसी बीच में इन्हें एक बेटी भी होती है। जो बेटी होती है वो उसके बाद में इनकी जो ज़िंदगी थी नॉर्मल पटरी पर चलने लगी थी। लेकिन इसी बीच में शाहरुख खान पुलिस को बताता है कि जो रोशनी खान थी इसको नशे की आदत थी और ये अलग अलग लड़कों से मिलने जाया करती थी। मैं इस बात का विरोध भी करता था, लेकिन ये जो रोशनी खान थी अक्सर कभी भी बाज नहीं आती, बहुत ज़्यादा शराब पीती, बहुत ज़्यादा नशा करती, इस तरीके की इसकी कुछ आदतें थी।
एक दिन जो उदित जायसवाल होता है ये इस रोशनी खान की इस 5 साल की बच्ची के साथ में ज़्यादती कर देता है। जब ये उसके साथ में ज़्यादती करता है तो रोशनी खान इस पर उदित जायसवाल को नहीं समझाती है, बल्कि ये उसी मौके का फ़ायदा उठाती है और अपने पति शाहरुख खान, अपने जेठ, अपनी सास और अपनी 2 नंदों के खिलाफ अपनी उस 5 साल की बच्ची से रेप करने का केस उनके ऊपर दर्ज करती है और उसके बाद में उन्हें जेल भिजवा देती है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में उसने माँ ने अपनी बच्ची का एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था और वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद में उसने सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी किया था किस तरीके से उसके पिता, उसके ताऊ और उन सारे लोगों ने जो है वो उस बच्ची का रेप किया है। बहरहाल दोस्तों इस पूरे मामले में इन सारे ही परिवार वालों को ज़मानत मिलती है और उसके बाद में ये जो परिवार वाले होते हैं अब इस रोशनी खान से दूरियाँ बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शाहरुख खान का अपना फ्लैट था जिस फ्लैट में वो रहा करता था। अब ऐसे में उसने उस फ्लैट की तरफ भी जाना कम कर दिया था। वहाँ पर जो रोशनी खान थी अकेले ही रहा करती, लेकिन उदित जायसवाल उसका दोस्त था और वो उसका प्रेमी भी था, इसलिए जो उदित जायसवाल था अब इस घर में आना जाना शुरू कर देता है। दरअसल उदित जायसवाल जो था वो शाहरुख खान का लगभग 8 साल पुराना दोस्त था और वो अक्सर शाहरुख खान के घर आया करता। शाहरुख खान कभी घर भी नहीं होता तब भी वो आता, कभी अपनी भाभी की तारीफ़ करता कि भाभी तुम इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो, तुम्हें शाहरुख से अच्छा मिलना चाहिए। तमाम तरीके से वो आकर्षित करता है इस रोशनी खान को और उसके बाद में उदित जायसवाल और रोशनी खान उसी घर के अंदर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। अब उदित जायसवाल को इस घर में आने में न कोई परेशानी थी, क्योंकि शाहरुख खान अपने माता पिता और उनके भाई के साथ रहा करता था और इस घर की तरफ आ नहीं रहा था, क्योंकि रोशनी खान ने उससे काफ़ी ज़्यादा झगड़ा कर उसको मार पीट कर यहाँ से भगा दिया था, डरा धमका कर, इसलिए वो इस दर आता भी नहीं था। और उसने हल्के हल्के रोशनी खान से, उसके रवैये से, उसकी इन सारी हरकतों की वजह से उसकी फैमिली वालों ने समझाया था कि तुम रोशनी खान से दूर ही रहो तो बेहतर है, हो सकता है कि तुम्हें ये किसी बड़े मामले में फंसा दे। और दोस्तों उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है। उदित जायसवाल, रोशनी खान दोनों उसी घर के अंदर लिव इन में रहने लग जाते हैं। दोस्तों इसी बीच में तारीख आ जाती है 13 जुलाई साल 2025 और इसी 13 जुलाई साल 2025 की रात को, यानी 12 जुलाई साल 2025 की रात को, माफ़ कीजिएगा, 12 जुलाई साल 2025 की रात को रोशनी खान और उदित जायसवाल दोनों काफ़ी ज़्यादा शराब पी के आते हैं। शराब पी के आने के बाद में ये दोनों एक दूसरे के साथ में बिना कपड़ों के शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं कि उसी समय वो जो 5 साल की बच्ची होती है वो अपनी माँ को इस उदित जायसवाल के साथ में एक तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। अब 5 साल का बच्चा आज के ज़माने का वो इतना समझता है कि क्या सही है क्या गलत है, लिहाजा वो जो लड़की होती है वो कहती है कि माँ तुम्हारी इन हरकतों के बारे में मैं पिताजी को बताऊंगी। अब ये जो रोशनी थी वो इस बात से इतनी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है कि ये तुरंत भागकर अपनी उस मासूम सी बच्ची को पकड़ती है, उसको नीचे पटकती है और उसकी पेट पर कूदकर चढ़ जाती है। और उसके पेट पर, मासूम सी बच्ची का कितना सा पेट होगा, उस पेट के ऊपर पूरा वजन रखती है अपना और ऐसे ऐसे दबाने लगती है। ज़रा सोचिए दोस्तों कि उसकी मासूम की पसलियाँ टूट गई होंगी, उसका पेट इतनी ख़तरनाक तरीके से दबाया गया था कि उसकी नाक से, उसकी मुंह से खून आ गया। और उसके बाद में जो उदित जायसवाल था उस मासूम सी बच्ची के मुंह को और नाक को बंद करता है, जिससे उसका दम घुटता है। माँ ने पेट इतनी बेरहमी से दबाया था कि अंदर के ऑर्गन्स तक फट गए थे। उसके बाद में उस मासूम की वहीं पर तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। अब जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो उसके बाद में ये दोनों यहाँ पर एक तरीके से हैवानियत की और हदें पार करते हैं, बल्कि उसी बच्ची के साथ में उसी कमरे के अंदर सो जाते हैं। मरी हुई बच्ची वहीं पर पड़ी हुई है, ये दोनों बेड पर एक दूसरे के साथ लेटे हुए हैं, रंगरलियाँ मना रहे हैं। सुबह होती है, सुबह होने के बाद में ये उस बच्ची को उसी कमरे के अंदर छोड़ते हैं और वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पर एक होटल का रूम लेते हैं। वहाँ पर रूम लेने के बाद में ये वहीं पर पूरा दिन रहते हैं, लाश को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों इनकी प्लानिंग जो थी वो काम आती नहीं है। उसके बाद में ये लोग 14 जुलाई साल 2025 को फिर से उस फ्लैट में पहुंचते हैं। वहां पर जाने के बाद में देखते हैं कि जो डेड बॉडी है ये थोड़ी थोड़ी बदबू देने लगी है। लिहाजा चूँकि गर्मी का महीना है, ऐसे में ये उस डेड बॉडी को एसी वाले कमरे में रखते हैं और एसी फुल पे चलाते हैं ताकि जो डेड बॉडी है ये ख़राब ना हो सके, और पूरे इलाके की जो जगह थी उसको साफ साफ कर देते हैं। अब इन लोगों को लगता है कि शायद ये मामला, ये भेद ऐसे तो खुल जाएगा, लिहाजा इसमें कुछ करना चाहिए। अब रोशनी खान जो थी वो प्लानिंग करती है और प्लानिंग ये करती है कि क्यों ना इस मामले में शाहरुख खान को फंसा दिया जाए, और अगर वो जेल के अंदर चला जाएगा तो उसका ये सारा फ्लाइट भी हमारा हो जाएगा, जो फ्लैट है, और उसके बाद में जो हमारी बच्ची है वो भी इस रास्ते से हट चुकी है। यानी अब हम दोनों एक दूसरे के साथ में बिल्कुल आज़ादी से रह सकते हैं, हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, हमें ना कोई देख सकता है, ना हमें किसी बात का डर रहेगा। शाहरुख खान भी जेल में चला जाएगा। लिहाजा उसके बाद में ये तुरंत
तुरंत कैसरबाग पुलिस थाने में फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद में बताती है कि साहब इस तरीके से उसके पति ने उसकी ही बच्ची का कत्ल कर दिया। बहरहाल दोस्तों, पुलिस शुरू में शाहरुख को ही कातिल समझ रही थी, इसलिए उसने नोटिस बोर्ड भी लगाया था कि शाहरुख पुलिस थाने में हाजिर हो। लेकिन जिस तरीके से कत्ल करने की बात और कत्ल करने की जो टाइमिंग थी, इसमें पुलिस को कहीं ना कहीं डाउट हुआ। इसके बाद शाहरुख खान की लोकेशन निकाली गई, लोकेशन भी इधर की आई नहीं। उसके बाद में ये पता चला कि शाहरुख खान जो है उसका तो पैर टूटा हुआ, उसके पैर में एक लोहे की रॉड पड़ी हुई है। तो ऐसे में वो भला सीढ़ियों के रास्ते से लिफ्ट वाली जगह से चढ़ के कैसे आ सकता है? यहीं पर पुलिस को डाउट हुआ। उसके बाद में रोशनी खान और उदित जायसवाल को गिरफ्तार किया और इनसे पूछताछ की, तो इस पूरे केस का जो पर्दा था ये एकदम से फाश हो गया। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी होती है कि एक माँ अपनी बच्ची को चुन चुनकर दाने खिलाती है, चुन चुनकर उसको खाने के निवाले खिलाती है ताकि वो अच्छे तरीके से परवरिश पा सके। लेकिन यहाँ पर इस दरिंदी माँ ने अपनी उस मासूम सी बच्ची को भी नहीं छोड़ा। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइएगा। और कल के दिन आप लोगों के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोगों के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उसमें हारून अंसारी हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मलिक भाई, मैं आपकी कहानी को दुबई से सुनता हूं और मैं कुशीनगर का रहने वाला हूं। बहुत दिनों के बाद कमेंट्स कर रहा हूं। तो हारून अंसारी जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका कि आपने बहुत दिनों के बाद कमेंट्स किया। उस्मान अली हैं जो बहुत सारे हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया मेरे भाई। प्रियंका सिंह हैं जो हार्ट्स और इमोजीज़ बनाती हैं, शुक्रिया। अकील खान है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, अल्लाह आपको कामयाबी दे, सऊदी से सुनते हैं भाई। तो अकील खान जी मेरे भाई, शुक्रिया आपका। मोहम्मद रियाज हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई जी, गुड स्टोरी है भाई जी, थैंक्स सर जी। तो मोहम्मद रियाज जी मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका सिंह लिखते हैं भैया, ये कहानी मैंने पहले भी सुनी थी, शायद शम्स सर ने सुनाई थी, बट आज आपकी आवाज़ में सुना तो अच्छा लगा। प्रियंका सिंह जी, शायद आपने ये कहानी नहीं सुनी होगी क्योंकि ये कहानी परसों के दिन की ही थी और सबसे पहले ये कहानी मैंने ही सुनाई है। प्रियंका सिंह आगे लिखती हैं नाइस स्टोरी भैया। तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया। खुबैब खान है, लिखते हैं मैं हैदराबाद से आपकी कहानी सुनता हूँ। खुबैब खान जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब भाई जी, शुक्रिया मेरे भाई। उसके बाद में मोहम्मद गयासुद्दीन है, लिखते हैं सर मैं बहुत दिनों से कमेंट्स करने की कोशिश करता हूँ, आज मौका मिल गया है भाई। तो मोहम्मद गयासुद्दीन जी शुक्रिया आपका कि आपको कमेंट्स करने का मौका मिल गया। मंसूरी भाईजान जी बहुत सारे हार्ट्स बनाकर हमें प्यार दिखाते हैं, शुक्रिया मंसूरी भाईजान। आगे लिखते हैं भाई जी, आजकल रिश्तों की अहमियत ना देते हुए सिर्फ पैसों को अहमियत देते हैं लोग। मंसूरी भाईजान जी आपने 100% की बात कही है, बहुत अच्छी बात कही, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान जी का फिर से कमेंट से इदरीस खान कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं मुंबई से आपकी कहानी सुनते हैं। उसके बाद में सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी शियाना बुलंदशहर से कहानी सुनते हैं। साजिद दार जी कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में कटवा प्रदीप हैं, ये भी प्यारा से कमेंट्स करते हैं। उसके बाद में मनदीप वर्मा की पत्नी जिनका नाम प्रदीप वर्मा है, जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं और लिखती हैं सर ये एक गिलास ग्लूकोज का जो मेरा कमेंट्स है ये आपके लिए, यानी उनका जो कमेंट्स है ये मेरे लिए एक गिलास ग्लूकोज का काम करता है। ज़रूर भाइयों, आप सभी लोगों के जो भी कमेंट्स आते हैं ये मेरे अंदर एक एनर्जी भर देते हैं। मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ लोगों को जागरूक करने का, उससे लोग इसमें मुझे काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। खुबैब खान कमेंट करते हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम जी भाई, शुक्रिया आपका। शीलनिधि हैं, लिखते हैं मलिक भाई हमारे यहाँ तो सावन का मेला है, कावड़ यात्रा चल रही है। शीलनिधि जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी आज 17 जुलाई की कहानी नहीं मिली, क्या बात है? तो मंसूरी भाईजान जी 17 जुलाई को यानी कि कल 20 मुहर्रम को तो मेरे यहाँ लंगर रहता है, इसलिए कहानी नहीं सुनाई। उसके बाद में महर हरियाणा है, लिखते हैं भाई कलयुग है, कुछ भी हो सकता है भाई। मैं नरेश सिरसा घोबरा से कहानी सुनता हूँ, शुक्रिया मेरे भाई। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज़ भाई, बेवकूफ़ के साथ क्या होगा जब लड़की गायब होकर वापस आई, तो इतना तो समझ लेना चाहिए था कि अगर शादी नहीं करता तो उस लड़की के साथ तो शायद आज ये सब कुछ ना होता। बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। धीरज सिंह है, लिखते हैं जय श्री राम भैया, अपनी मौत को खुद ही दावत दी थी मेरे भाई, खुद की गलती थी, जब भाग चुकी थी तो फिर उससे टांग का रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए था। लेकिन स्टोरी सुना अच्छा लगा, शुक्रिया मेरे भाई। हैरी छेत्री हैं, लिखते हैं फालतू भाई। तो हैरी छेत्री जी इसमें क्या फालतू है, जो हुआ था वो मैंने आपको सुनाया। वसीम रज़ा हैं, लिखते हैं आप अच्छी कहानी सुनाते हैं लेकिन बकवास बहुत करते हैं, इसलिए मैं आपका जो वीडियो है ये कम देखता हूँ। संदीप गिल हैं, लिखते हैं रात के 10 बज चुके हैं भाई, तो तू भी सो जा, हमें क्यों सुना रहा है, शुक्रिया मेरे भाई। दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे कल के दिन जो आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।